Hello everyone, welcome to my channel India's Educational Hub and today's our topic is स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज के वीडियो में हम भारतीय स्टेट बैंक के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास। तो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास शुरू होता है 1806 से। 1806 से जब बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब की गई थी, तो 1806 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन किस रूप में, तो बैंक ऑफ बंगाल के रूप में। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है और उसके बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है। जब ये तीनों बैंक अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे होते हैं तो इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में स्थापित कर दिया जाता है और यही प्रेसिडेंसी बैंक को 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो ये 1921 में हुई थी और इसे ही 1955 में एसबीआई के रूप में नामित कर दिया जाता है। तो जो एसबीआई जो आया है वर्तमान स्वरूप, यह बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास का सम्मिलित रूप है। इसे ही हम 1955 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और अगर इसका पूर्व रूप की बात करें तो इसका पूर्व रूप था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यह जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई, यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। वर्तमान में अगर सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक की बात की जाती है तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है यह 1 जुलाई 1955 को हुई थी और ये किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो यह गोरेवाला समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई थी। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान में एसबीआई के जो प्रमुख है, हेड है, वह है दिनेश कुमार खारा। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एसबीआई के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो वह है दिनेश कुमार खारा। एसबीआई जो एक्ट है, एसबीआई एक्ट, उसके अंतर्गत एसबीआई में सरकार की हिस्सेदारी 51% होनी चाहिए। तो एसबीआई में अगर वर्तमान सरकार की हिस्सेदारी की बात करें तो वो कितनी है, 51% है। ये एसबीआई एक्ट में लिखा हुआ है। अगर एसबीआई की टैगलाइन की बात करें तो वो है विथ यू ऑल द वे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है विथ यू ऑल द वे। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन बन गया है, तो जीवन बीमा मतलब जो हमारा एलआईसी है, इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक बन गया है एसबीआई। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा कि एसबीआई जो है यह पहला वाणिज्यिक बैंक है जिसने जीवन बीमा के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। और ये किसके साथ में किया, तो जो फ्रांस की कार्डिफ एसए के जो कंपनी है, फ्रांस की कार्डिफ एसए कंपनी, इसके साथ इसने प्रवेश किया है। विदेशों में एसबीआई के सर्वाधिक कार्यालय है। ये 28 देशों में 59 विदेशी कार्यालय अभी वर्तमान में स्थित है। तो एसबीआई के 28 देशों में 59 विदेशी कार्यालय स्थित है। नाबार्ड ने एसबीआई को स्वयं सहायता प्रोन्नत संस्था का दर्जा दिया है। तो नाबार्ड ने एसबीआई को किसका दर्जा दिया है, स्वयं सहायता प्रोन्नत संस्था का दर्जा दिया है। एसबीआई के द्वारा ही देश का पहला तैरता एटीएम कोच्चि में 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। तो अगर बात की जाती है कि देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर है, तो देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कोच्चि में है, जिसकी स्थापना 9 फरवरी 2004 में एसबीआई के द्वारा ही की गई थी। अगर हम एसबीआई से संबंधित बैंकों की बात करें तो एसबीआई से संबंधित वर्तमान में 7 बैंक है, ठीक है, जिसमें है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो है इसका विलय जुलाई 2008 में कर दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जिसका विलय जून 2009 में किया गया था। इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और अभी स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का विलय भी 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक के साथ कर दिया गया है। तो स्टेट बैंक से संबंधित अभी स्टेट बैंक के अंतर्गत कितने बैंक काम कर रहे हैं, तो वर्तमान में 7 बैंक जो है वह स्टेट बैंक के अंतर्गत काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें भारतीय
महिला बैंक की, तो भारतीय महिला बैंक जो है इसकी स्थापना की बात की जाती है तो ये 19 नवंबर 2013 को की गई थी। और इसी का 2013 में जब इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था न्यू दिल्ली को। अगर हम इसकी प्रथम महिला एमडी की बात करते हैं तो इसकी पहली महिला एमडी थी उषा अन्नाथ सुब्रमण्यम। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि भारतीय महिला बैंक जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी तो उसकी पहली महिला एमडी कौन बनाई गई थी, तो वह थी उषा अन्नाथ सुब्रमण्यम। लेकिन क्या हुआ कि भारतीय महिला बैंक जो है इसका विलय एसबीआई में कर दिया गया 1 अप्रैल 2017 को। तो इसमें ये याद रखिएगा कि एसबीआई में भारतीय महिला बैंक का विलय 2017 में हो चुका है, मतलब वर्तमान में महिला बैंक नहीं है, इसका विलय एसबीआई में किया गया है। फिर हम देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। तो वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, 43 है। कितनी है, 43। आखिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना क्यों की गई थी, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि जितने भी हमारे छोटे छोटे जो हस्तकरघा उद्योग बोल सकते हैं या जो हमारे छोटे छोटे शिल्पी होते हैं जिनके पास जो पूंजी होती है उनको उनके व्यापार को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, तो जो कई बैंक ऐसे होते हैं जो उन्हें ऋण प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इसीलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी ताकि जो वहाँ की जनता होती है, किसी भी गाँव की जनता, उन्हें क्या किया जा सके, फंड उपलब्ध किया जा सके, लोन उपलब्ध कराया जा सके। अगर हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। लेकिन अगर इसका एक्ट की बात करें जाए तो आरआरबी का जो एक्ट है ये 1976 में आया था। आरआरबी जो था ये भारत में पहली बार कहाँ स्थापित किया गया था, तो अगर इसका आंसर होगा वो होगा मुरादाबाद यूपी। तो पहला आरआरबी जो है यह मुरादाबाद यूपी में स्थापित किया गया था। आरआरबी की शेयर धारकों की बात की जाए तो आरआरबी में 50% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है, 35% प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी होती है और 15% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है। आरआरबी में सुधार के लिए गवर्नमेंट ने स्वाभिमान योजना लाई थी। तो अगर पूछते हैं स्वाभिमान योजना का संबंध किससे है, तो स्वाभिमान योजना का संबंध आरआरबी रीजनल रूरल बैंक से है। आरआरबी में कुछ मतलब खराबी आ गई थी, आरआरबी के पास फंड की कमी हो गई थी, तो केसी चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर ही 1300 करोड़ रुपए आरआरबी में लगाए गए थे। इसे ही रिकैपिटलाइजेशन कहा जाता है। रिकैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जैसे कोई बैंक है जिसके पास फंड की या फिर पूंजी की कमी आ जाती है, तो कोई भी दूसरा बैंक क्या करता है, उस जो बैंक है उस बैंक में क्या लगाता है, फंड लगाता है। और अगर इसी प्रोसेस को जब वो फंड लगाता है मतलब फिर से अपनी कैपिटल लगाता है, तो इसी प्रोसेस को हम रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो आरआरबी में केसी चक्रवर्ती समिति की सिफारिश से अभी कितने 1300 करोड़ रुपए लगाए गए थे, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।